फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ग्रीष्मावकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में एक औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, तो हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? भोजन के बड़े स्तर पर उत्पाद करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धति लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं की शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती करना, चावल, गेहूँ व अन्य खाद्य फसलों की उत्पादित कर सके। इसी प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ है। जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं। हम जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसा कि अन्य सब्जियां एवं फल जिसे मौसम में यह उगाए जाते हैं, उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इसी प्रकार हैं। खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों और असली रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आधारित फसलें पद्धति। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप इस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों के उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी की में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक होती है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी के और पटलकार पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी का पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधों एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने के लिए जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से
पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी का उल्टन पलटन एक पोला करना सफल फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी का उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटलन द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी की भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। ये हल, शैफ्ट, हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैल की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र 1.1 आजकल लोहे के हल तेजी से देसी हल लकड़ियों के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेटें। ये हल रहा, फाल नीचे हल शैफ्ट होता है, पकड़ने के लिए होता है ऊपर हैंडल, मुड़ी प्लेट नीचे, छड़, जोत, कुदाल लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। 1.1b में कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। चित्र 1.1c में कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन कीजिए। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीजे एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीजे पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीजे पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्रियाकलाप। 1.1 बीकर लेकर इसे पानी से आधे भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इसी कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और अस्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने के लिए एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है। चित्र 1.2a-b परंपरागत औजार परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। चित्र 1.2a बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। बीज बोने की पारंपरिक तरीका। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल चित्र 1.2b का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए।
इससे बीजों को पंछियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय और श्रम दोनों ही बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला नर्सरी है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे जाते हैं। वे इस प्रकार जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधेशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने के बाद उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधों एवं पुष्पीय पौधे भी पौधेशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अत्यधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद्य एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद्य एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधों अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी के कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इसी क्षति को पूरा करने के हेतु किसान खेतों में खाद देता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अब पर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाले जाते हैं तथा उसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटित कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। आप क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अर्थात केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 1.2 मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ABC का निशान लगा दीजिए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इनमें थोड़ी सी गोबर का खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास C में मिट्टी लीजिए तथा बिना कुछ मिलाए 1.3 चित्र में अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। चित्र 1.3 प्रयोग की तैयारी। ABC खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों में वृद्धि। ये क्या तीनों गिलास के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? किसी गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, किसी गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनका उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसलें एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षाओं में आप
राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक और खाद। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादपों पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद्य में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भूरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे जैविक खाद से मिट्टी की गठन सुधर जाती है। सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों को उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल को पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु से भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मी में मेरे पौधे सूख गए और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदी या बांध और नहरें इत्यादि जल के स्रोत हैं। जल के स्रोत ये दे रखा है: मोट, चेन पंप, डेकली और ये आपका रहट। सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। कुएं, झीलें और नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों से इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते और हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे मोट घिरनी, चेन पंप, डेकली, रहट या उत्तरोत्तर तंत्र। चित्र 4.1 से डी तक आपको दिखाए गए। सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के आधुनिक तरीके दिखाया गया है। सिंचाई की आधुनिक विधियां द्वारा हम जल का उपयोग मित व्याप्त से कर सकते हैं। कुछ मुख्य विधियां निम्न हैं: छिड़काव तरीके, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइपों, नलों के ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पंप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपों से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों के इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लान कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये छिड़काव यंत्र 15.1.5 चित्र ए में दिखाया है। ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलीदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल का
जल प्राप्त होता है। चित्र 1.5 भी इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ड्रिप तंत्र, खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या वे अन्य पौधों विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए? खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने के को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्यों एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखे कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिए जाते हैं। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। इन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसलों का कोई हानि नहीं होती है। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहार की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। चित्र 1.6, खरपतवारनाशी का छिड़काव। खरपतवारनाशी का प्रभाव इसके छिड़काव वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। जैसा कि पहले बताया गया, खरपतवार की वृद्धि के समय एवं पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। कटाई, फसलों की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे कटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। चित्र 1.7 अथवा एक मशीन के उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल के से बीज या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन दरांती दिखाए चित्र 1.7 में कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। चित्र 1.8 जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कंबाइन मशीन दिखाए। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेतों में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में पड़ी फसलों में आग लगने की खतरा भी है। कर विनोइंग करते हैं। चित्र 1.9 अतः आप इस विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। विनोइंग फटकने वाली मशीन। कटाई पर्व 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसलें किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय पर भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। भंडारण,
उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरित के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट, पीड़ाकों, जीवाणु व कवकों से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरे, धातु के बड़े पात्र, बीन्स में करते हैं, परंतु बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ क्यों। चित्र में अनाज का भंडारण हेतु साइलो, ये आपका भंडारण गृह में बोरे में अनाज का भंडारण पीड़ाकों जैसे कि चूहे एवं कीटों की सुरक्षा रखा जा सकता है। चित्र 1.10 ए तथा बी। नीम की सूखी पत्ती घर में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज की पीड़ाकों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। जंतुओं से भोजन क्रियाकलाप आपकी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर पूरा कर लीजिए। खाद्य पदार्थ स्रोत: दूध, गाय, भैंस, बकरी। सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं: बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किए जाते हैं तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख शब्द: कृषि पद्धति, पशुपालक, फसल, उर्वरक, भंडारगृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवारनाशी, फटकना। आपने क्या सीखा? पहली, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धति को अपनाना होता है। किस स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों का ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं: रबी और खरीफ की फसलें। जुताई करके मिट्टी तैयार करने और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अनाज उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषक की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्में में आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जला देना सिंचाई कहलाता है। जल देना: उचित समय पर अंतराल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित तथा बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसलों को हाथ या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं।